हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू केमिस्ट्रियोपोलिस। आज हम शुरू कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। इफ यू स्टडी इट वेरी क्लियरली, इसे अच्छे से समझो, इसे अच्छे से पढ़ लो, इसके बेसिक्स को जान लो, तो आप आगे इसके 10th में भी यूज कर पाओगे, 11th में भी यूज कर पाओगे, 12th में भी कर पाओगे। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यू कैन से इट इज द बेसिक चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की नॉलेज अगर आपको चाहिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िए। ओके, सो सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वी कैन सी इन द हेडिंग देयर आर द टू टर्म्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट आर दिस एटम्स एंड मॉलिक्यूल? सो एटम, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है एटम के डिस्कवरी के पीछे कि एटम डिस्कवर कैसे हुआ। इन द एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स और ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, वो तो पहले से ही इस चीज के पीछे थे कि मैटर जो है, जिसे हिंदी में पदार्थ कहते हैं, पदार्थ को जब हम डिवाइड करें तो वो छोटे से छोटे पीसेस में अगर हम कर दे, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ मैटर, वी कैन डिवाइड इंटू टू स्मॉल, देन वी कैन अगेन डिवाइड इट इंटू टू स्मॉल, देन अगेन we can divide it into so many pieces like this. The divisibility concept is there. divisibility का concept था कि ये divisible होते जा रहे हैं छोटे छोटे parts में, but divisible होने के बावजूद इस मैटर का जो कैरेक्टर था, ये सबसे छोटे वाले जो इसके पार्ट है उसके कैरेक्टर के साथ मैच करता था। मीन्स देयर इज नो चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये स्मॉल होते होते, ये छोटे पार्टिकल होते होते एक ऐसा पार्टिकल आएगा जो इनडिविजिबल हो जाएगा। मीन्स यू कांट डिवाइड इट, इट बिकम्स इनडिविजिबल। ओके, सो दिस इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। ओके, सो ग्रीक फिलोसफर्स और इंडियन फिलोसफर ने अराउंड 500 BC ये कह दिया था कि मैटर आर डिविजिबल पार्टिकल्स। मीन्स मैटर कैन डिविजिबल, मैटर्स को हम डिविजिबल कर सकते हैं। और ये जब डिवाइड करते हुए एक ऐसे पार्टिकल में पहुंचेगा जिसे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मीन्स द इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, वी कैन से इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। ओके, बट ये जो थेसिस था, ये जो थ्योरी था, ये टोटली फिलोसॉफिकल था। साइंस डजंट बिलीव इन फिलोसॉफिकल थ्योरीज। ये फिलोसॉफिकल में बिलीव नहीं करते, इसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं था कि ये फिलोसॉफिकल एक थ्योरी था। मीन्स इंडियन एंशिएंट इंडियन में महर्षि कन्नड़ ने ये कहा कि मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं, पदार्थ छोटे से छोटे टुकड़ों में जाएगा और लास्ट में जो इंडिविजिबल पार्टिकल होगा दैट इज नोन एज एटम, जिसे हिंदी में उन्होंने कहा परमाणु। एट द सेम एरा, उसी टाइम में ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, नाम याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन दोनों फिलोसफर्स ने भी मिलकर यही बात कही कि मैटर जो है वो डिविजिबल है और एक ऐसा टाइम आएगा कि मैटर का एक पार्टिकल होगा जो इनडिविजिबल हो जाएगा एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज एटम। सो एट द सेम एरा अराउंड 500 BC, महर्षि कन्नड़ और डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने भी सेम चीज सजेस्ट की, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं थी, ये फिलोसॉफिकल बातें थी। तो फिलोसॉफिकल बातों को प्रैक्टिकली कब प्रूफ मिला, आइए इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब तक जो एटम की खोजबीन थी, जो भी एटम्स से रिलेटेड डिस्कवरी हुई, वो फिलोसॉफिकल थी, इसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। ओके, बट एट द एंड ऑफ 18th century, at the end of 18th century, what happens, the scientists get to know the difference between elements and compounds. 18th century के एंड तक साइंटिस्ट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के डिफरेंट को समझ चुके थे। मीन्स नाउ दे नो दैट एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म कंपाउंड। एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। अब वो इस चीज के पीछे थे कि क्या ऐसी बात है जिनकी वजह से एलिमेंट्स के मिक्सचर होते हैं और वो कंपाउंड बनते हैं। गलत हो गया।
18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट जब ये जान चुके थे कि एटम्स के बारे में जो फिलोसफिकल बातें थी वो उनको पता ही था, और उन्होंने ये भी जान लिया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, तब उन्होंने इस चीज के पीछे अपनी सारी खोज लगा दी कि एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, कैसे, इस क्वेश्चन के आंसर के पीछे वो लग गए। और लेवोजियर बहुत ही बड़ा हाथ है उनका, बहुत ही बड़ा योगदान है केमिकल साइंस में। उन्होंने फाउंडेशन रखी, नींव रखी। ऑल ऑफ यू नो द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट, एंटोनी एल लेवोजियर। He laid the foundation of chemical science, और उन्होंने ये बताया कि जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, मीन्स एलिमेंट्स कंबाइन होकर के किस तरह से कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ये सब कुछ बताया एंटनी एल लेवोजियर ने, जिन्होंने 2 लॉज दिए। तो आइए जानते हैं क्या है वो लॉज, और वो लॉज किस तरह से वर्क करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स का कंपाउंड्स के लिए। तो एंटोनी एल लेवोजियर ने 2 लॉज दिए थे। जो पहला था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड द सेकेंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉज इस बेसिस पे थे कि एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन करते हैं फॉर्म करने में कंपाउंड्स के। कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। ये 18th सेंचुरी के एंड तक लोग जान चुके थे। साइंटिस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थे कि किस तरह से एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और वो कंपाउंड बना रहे हैं। इसी वक्त एंटनी एल लेवोजियर ने ये 2 इंपॉर्टेंट लॉज दिए, और जिन्होंने नींव रखी केमिकल साइंस के बेसिस को बहुत ही मजबूत बनाया इन 2 लॉज ने। ये 2 लॉज बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन बोथ लॉज। सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। अर्ली क्लासेस में 7th एंड 8th क्लासेस में आप लोगों ने एनर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट वाज दैट, याद करने की कोशिश करिए। हाँ, बिल्कुल सही, यही आप लोग जो सोच रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिमिलर उसी कंसेप्ट पे बेस्ड था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट्स दैट masses neither be created nor be destroyed, however it can change from reactants to products. reactant से product में change होते हैं, और in other words we can say that masses of reactants is equals to masses of products. This is the law of conservation of mass. Now अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि reactant क्या है, product क्या है, so as for example I am taking one example, H2 plus O2 when hydrogen combines with oxygen, all of you know that very easy, it forms water. So these hydrogen and oxygen are known as reactants, and this H2O is known as product. और you can easily recognize this by this arrow के टेल साइड पे जो होंगे वो रिएक्टेंट्स है, और एरो के हेड साइड पे जो है वो प्रोडक्ट्स है। सो मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। ये था इसका पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेट अस प्रूव इट। लॉ है तो प्रूव करेंगे ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। सो लेट अस प्रूव इट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। So I am taking here again the same example, H2 plus O2 gives H2O. Now ये law of conservation of mass को अगर आपको प्रूव करना है तो आपको एटॉमिक मासेस याद होनी चाहिए। अब अगर आपको एटॉमिक मासेस याद नहीं है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, या जितने भी एलिमेंट्स है, तो 1 to 20 एटॉमिक नंबर तक एटलीस्ट हम आपसे कहना चाहेंगे कि गो एंड जस्ट लर्न दैट एटॉमिक मासेस फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20. So what is the atomic mass of hydrogen?
it is 1. 1 into 2, because there are 2 atoms of hydrogen used here, so 2. Oxygen, what is the atomic mass of oxygen? 16. 16 into 2, so it becomes 32. Now here atomic mass of hydrogen is 1 into 2. जब दूसरा एलिमेंट आता है, ऑल ऑफ यू नो हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, प्लस साइन देंगे, ऑक्सीजन 16, so it becomes 18. Now here come another thing. Whenever you are going to calculate the or proving the law of conservation of mass, you should balance the chemical equation. Now check it out. Here H is 2 balanced. Oxygen is 2, here oxygen is 1. So what we should do? We will multiply it by 2. As soon as we multiply it with 2, the hydrogen become 4. So again we have to put a 2 here. 2 to the 4. Now it is balanced. Hydrogen 4, oxygen 2, oxygen 2. Now what happens here? Here now hydrogen is 4 molecules. So 1 into 4, because 2 to the 4, so it becomes 4. Now 32 plus 2, this side, how much? 36. Now here nothing, ये जो पूरा H2O था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, so it becomes 2 into 18, that is equals to 36. So now you can see the mass of reactant is equals to mass of product. So law of conservation of mass satisfy each and every equation, just you have to balance it. Balance the equation and then apply this law of conservation of mass, it will satisfy each and every chemical equation. ये जो chemical combination है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वाटर के लिए, ये इसको टोटली फुलफिल करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट. सो घर पे आप लोग डिफरेंट रिएक्शंस को प्रैक्टिस करिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के लिए. एज फॉर एग्जाम्पल आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन के कर सकते हैं. C plus O2 gives CO2. ओके, देन N2 plus H2 gives NH3. ये सारे इक्वेशंस को बैलेंस करिए और रिएक्टेंट के मासेस और प्रोडक्ट के मासेस को देखिए चेक करके क्या वो इक्वल है या नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने जो रिएक्शंस किए उसमें वो सेटिस्फाई हुए या नहीं. ओके, सो लेट अस डिस्कस नाउ द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड, प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो. इट मीन्स इट क्लियरली गिविंग यू साइंस कि यहाँ पे हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं जहाँ पे कुछ फिक्स्ड रेशियोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? यू हैड सीन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस होते हैं कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि सेम तरह के एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं बट जो कंपाउंड बन रहा है वो डिफरेंट है. तो वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ये सारा तुमको ये सारा आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से सिमिलर एलिमेंट्स कंबाइन तो होते हैं बट वो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं और क्यों ऐसा होता है. द बेस्ट एग्जांपल इज अगेन हियर H2 plus O2 gives you H2O. Also H2 plus O2 gives you H2O2. This is hydrogen peroxide, this is water. So any guesses? This is hydrogen peroxide. So यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं. यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कंबाइन होकर H2O2 बना रहे हैं. यहाँ देखो अगर सेकंड वाले इक्वेशन में आप लोग देखो तो ये बैलेंस्ड है और इसे बैलेंस करने के लिए अगेन वी हैव टू पुट ए 2 हियर, पुट ए 2 हियर. अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो कंबाइन होगा तो हमें H2O मिलेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो कंबाइन होगा कि हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा. सो द आंसर इज इन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इस लॉ में इसका आंसर छुपा है. यू कैन सी द फॉर्मूला ऑफ, आई एम इरेजिंग दिस. ओके, so you can see here the formula of water is H2O. Now again the atomic mass of hydrogen used here is 1 into 2, oxygen 16. 1 into 2, 2, this is 16. Now
Can we cancel it by any table? Yes, we can by the table of 2. 2 ones are 2, 2 eights are 16. So here for formation of water, the ratio of hydrogen and oxygen is 1:8. Now let us see the ratio of hydrogen and oxygen in hydrogen peroxide. Here again 1:2, it becomes 2. Here 16:2 because 2 oxygens are there, 32. If we divide it by 2, we get 1:16. So the ratio of hydrogen peroxide is 1:16 and water is 1:8. It means जब भी 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होंगे तो वो बनाएंगे वाटर, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स 1:16 के रेशियो में कंबाइन होंगे तब वो बनाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये दोनों किस लॉ के थ्रू हमें पता चला? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आर द बेसिक्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं उनके बेसिक के लिए आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जानना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों मासेस को हमने किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट अस फिगर आउट यहाँ पे कितने रेशियोज में कंबाइन हुए हैं। कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 एंड हियर अगेन ऑक्सीजन 16:2, सो 12 32। इसे 4 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, 4 3 12, 4 8 32। आज हमने सीखा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच आर द बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, विच इज गिवन बाय एंटनी एल लेवोजियर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लॉज वी डिस्कस टुडे। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड व्हाट यू एल्स वांट इन द चैनल प्लीज़ टेल इन कमेंट।